मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होश मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी भी गुजारे होंगे। जनाब, इंसान की जिंदगी में ना रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और ये रिश्ते अगर सच्चे और पुरखलूस हों तो ज़िंदगी संवर जाती है, और अगर यही रिश्ते मुखलिस ना होना तो ज़िंदगी का सुकून छिन जाता है। क्योंकि जो लोग आपके साथ मुखलिस नहीं होते वो हमेशा आपके रास्ते में रुकावटें ज़रूर खड़ी करेंगे, मसाइल पैदा करेंगे। हसद की जलन उनको आपका रास्ता रोकने के लिए मजबूर ज़रूर करती रहेगी। इसलिए रिश्ते बनाते वक्त हमेशा हमें ध्यान से काम लेना चाहिए। दोस्तियाँ ज़रूर करनी चाहिए लेकिन सोच समझ कर। और यहीं पे ना हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल है कि जहाँ इज़्ज़त, सच्चाई और खुलूस नज़र आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आपने ज़रूर बढ़ाना है, वरना आपकी जो तन्हाई है ना आपकी बेहतरीन दोस्त है। और हकीकत भी यही है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें ना तो बाज़ रिश्ते बनाने के बाद हमें अफसोस होता है कि जनाब ये रिश्ता ना ही बनाया जाता तो ठीक था। जबकि कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी पर काबिल रश्क रहते हैं और हमें उनके ऊपर फ़ख्र भी महसूस होता है कि ये लोग हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा संवार दिया है। इसलिए जब भी आप रिश्ते बना रहे हैं या आप दोस्ती कर रहे हैं तो इंतहाई सोच विचार के साथ हमें काम लेना चाहिए। और यही रिश्ते आपकी ज़िंदगी में सुकून का बाइस भी बनते हैं और बेसुकूनी की वजह भी बनते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पर गौर फिक्र के साथ किसी भी रिश्ते का आगाज़ करना चाहिए, किसी भी दोस्ती का आगाज़ करना चाहिए। वरना आज जनाब आपकी तन्हाई आपकी बेहतरीन दोस्त है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो अभी हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हमारी यानी कि ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और वैसे अगर हम ख़ातीन ना हो ना तो मेरे ख्याल से दुनिया कितनी ही बेरंग सी लगेगी, कोई रंग ही नहीं होगा इस दुनिया में। तो मुआशरे को परवान चढ़ाने में औरत एक कलीदी किरदार अदा करती है और पाकिस्तान की 52% आबादी औरतों पर ही मुश्तमिल है। लेकिन इस सब के बावजूद औरतों को मुकम्मल हुकूक मैसर बिल्कुल भी नहीं है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी ख़ातीन को जिनसी, जिस्मानी, ज़हनी तशद्दुद और सिनफी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है। जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स की बात करें ना तो पाकिस्तान इस हवाले से दूसरा बदतरीन मुल्क समझा जाता है और 146 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। और एक औरत होने की हैसियत से आज मैं भी मतलब किसी भी जगह पे चली जाऊँ ना तो एक खौफ व खरास महसूस किया जाता है, हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, इवन दो कि मुझे भी। तो जो ख़ातीन और लड़कियों को गैर मुनासिब तौर पर मुतासर करती हैं, हम बेशक बताते नहीं हैं लेकिन हमें वो मेंटली मुतासर कर रही होती हैं। हमारे घरों पर जिनसी तशद्दुद हो रहा होता है, कम तनख्वाह अगर देखा जाए, सैलरीज कम मिल रही होती हैं, तालीम तक रसाई की कमी होती है या फिर नाकाफ़ी सेहत की देखभाल। बेशक ये सारी चीज़ें हमें मुतासर कर रही होती हैं और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ख़ातीन को मुआशरे में अपने हक के हसूल के लिए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजादी ज़ुमुर्द अवान साहिबा हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इसी मौजू पर उनकी किताब भी अब मार्केट में आ चुकी है, तो उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। अच्छा, आज औरतों के हकूक़ के हवाले से हम बात करेंगे। ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं आप और इस हवाले से आपने किताब भी लिखी है। तो आपको क्या लगता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में औरतों को क्या क्या हकूक़ हासिल है? अच्छा, सबसे पहली बात आपने की है जेंडर इंडेक्स की बात की है, जो गैप अभी रिपोर्ट के अंदर आया है उसको मैं पहले डिफ़ाइन कर दूं आपको। उसको पढ़ने के बहुत सारे ज़ाविये हैं। अच्छा, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर सब फील्ड्स हैं, सब कैटेगरीज़ हैं और ख़ास तौर पे अगर कोई 3-4 कैटेगरीज़ का मैं जिक्र करूं तो उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट समेत बहुत सारी और मौज़ूआत हैं। अच्छा, जो बात इसमें बहुत गौर तलब है वो ये है कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के मुकामात हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मुकामात हैं, एजुकेशन के मुकामात हैं और सेहत से रिलेटेड जो ख़वातीन के मुकामात हैं, इसमें 2021 से उसने तरक्की की है। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बढ़े लेकिन बढ़े हैं, ये बात हमें नोट करनी चाहिए। आप देखें, बड़ी मज़े की परसेंटेज आप देखें, 4% इंक्रीज़ है
अर्निंग खवातीन में 2021 की निस्बत। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में एनरोलमेंट की बात करें, प्राइमरी टर्शरी एजुकेशन की बात करें, वहाँ भी एनरोलमेंट्स बढ़ी हैं। अच्छा, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं जिस तरह लॉ मेकिंग या जो प्रोफेशनल की डिसीजन मेकिंग जगह हैं वहाँ पर कमी है, लेकिन पिछले साल से वो भी पॉइंट समथिंग पड़ा है। लेकिन वहाँ पर सीरियस हैंडीकैप्स हैं खवातीन के। तो ये क्योंकि देखिए डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर अगर आप ब्यूरोक्रेसी को भी अगर देख लें, आप मेडिकल प्रोफेशन को देख लें, वहाँ पर वो आ तो जाती हैं, लेकिन क्या वो टॉप पोजीशंस में जा सकती हैं? नहीं। और कौन कौन सी कंसिडरेशंस हैं या हिंड्रेंसेस हैं जो उनको टॉप पोजीशन में जाने से रोकती हैं? हाँ। तो ये एक बड़ी इसकी इंडिकेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर जो है वो वर्स्ट उसमें कंट्री में आता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं यमन, इराक, सऊदी अरेबिया भी 10 उन ममालिक में है जो जहाँ पर जेंडर गैप काफी ज़्यादा है। ठीक है। तो वो भी हम इग्नोर करते हैं। और फिर बीच की सब फील्ड्स के भी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। एक और बात मैं बड़ी ज़रूरी पॉइंट आउट करूँगी, जब भी आप किसी भी मुआशरे की खवातीन के बारे में बात करते हैं तो उस मुआशरे के जो मुआशरती ढांचा है, समाजी ढांचा है, उसके अंदर रह के आप बात करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा जाती ये ख्याल है, आप इससे डिसएग्री कर सकती हैं, कि जब आप साउथ एशिया की या एशिया की खवातीन का मुकाबला करें तो उनके एशियाई माहौल और एशियाई समाज, अपॉर्चुनिटीज, प्रेजेंस, उन सबको मद्देनजर रख के बात करें। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की औरत क्या वो अमेरिका की औरत से ज्यादा आजाद है। वो कंपैरिजन गलत है, कंपैरिजन ही गलत। बिल्कुल ऐसे वो कंपैरिजंस हमें वो कंपैरिजंस देखने चाहिए। फिर यहाँ पे बहुत सारा लोग ये सवाल करते हैं कि आप ये बताएं, यहाँ आप कह रही हैं तरक्की हो रही है, तो फिर ये इतना जो इंडेक्स है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये क्यों आ रहा है, ये आपके जहन में भी आता होगा सवाल। देखिए, अब्यूज को हम नहीं रोक पा रहे। अच्छा, थोड़ा सा इंडेक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। जो हमारे देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए कि ये जो जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स बनता है, इसके अंदर किन किन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है और उसके बाद ये चीजें आती हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जिस तरह मैंने आपको भी जिक्र किया है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, ये चंद मैंने बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं कि कहीं पर वो अगर जॉब मार्केट में गई तो सिंफी ज्यादती क्या हुई, क्या लेबर मार्केट में उनका क्या पोजीशन है, सन्नती जगहों पर उनकी क्या हैसियत है, ज़राअत में क्या है, मतलब उसके और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर ये नहीं इस्टेब्लिश होता। सही। तो ये बात समझने की है। और मैं चूंकि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ और आई ऑलवेज टेक द पॉजिटिव पिक्चर ऑफ थिंग्स। मैं जब जाती हूँ, आप जब जाती हैं, जहाँ काम करती हैं, मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं उस्ताद हूँ, ठीक है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एफसी कॉलेज के अंदर। तो जब मैं वहाँ पर देखती हूँ कि खवातीन जो हैं they are doing wonders, फ्लरिश कर रही हैं। फ्लरिश कर रही हैं। Exactly. ठीक है। आप देखिए, जब कोई चीज फ्लरिश कर रही होती है तो हिंड्रेंसेस आर नेचुरल, वो आनी होती हैं, लेकिन आपने कैसे अपना रास्ता बनाना है, ये है। लेकिन यहाँ पे ये जो फ्लरिश कर रही हैं औरतें या खवातीन, उनकी तादाद बहुत कम है, उनके रेशो बहुत कम है। अभी भी ऐसी खवातीन हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उन्हें घरों से निकलना देने की इजाज़त नहीं दी जाती है, उन्हें बाहर जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं मिलती है, उन्हें अभी भी वो सहूलियात, बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही होती हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी किताब का एक चैप्टर है एजुकेशन और वुमेन का जो चेंज है उसके ऊपर। उसमें यही है कि क्या आप तालीम याफ्ता हैं होने के बावजूद अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं? आप मोबिलिटी में आज़ाद हैं? क्या आप जॉब अपनी मर्जी की कर सकती हैं? उसका इंडिकेटर्स ही हमने यही देखा है। और यंग लड़कियों से, जो कॉलेज की लड़कियां हैं, बैकलॉरिएट की लड़कियां हैं, उनसे उसके 622 इंटरव्यू, 622 उनके सर्वे शामिल हैं। अच्छा। और उसमें उन्होंने बात किया है, उन्होंने कहा जी हस्बैंड हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम घर में वो मासी बनी रहें, बाहर हम क्लोपेत्रा बन जाएं जब हम जाएं। तो वो मतलब ये एक्सपेक्टेशन भी है ना माशरे की, सोसाइटी से। लेकिन वहाँ वो आज़ाद नहीं है और वहाँ उनके मसाइल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो
रास्ता नहीं बना रही या वो आगे जाने की जो जुस्तजू है वो उसमें नहीं कर रही। लेकिन इस तरह के मसाइल को फिर एड्रेस किस तरह किया जा सकता है, किस तरह वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं? बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सी खातन आती हैं, इस तरह के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी क्या उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर निकल के आवाज़ नहीं उठाई जाती है, उनको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है? देखिए, हिम्मत होती है और किसी हद तक वो आवाज़ उठाती भी है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, बड़ी मजे की बात है, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक चैप्टर है इसके अंदर, मीडिया के का भी एक चैप्टर है मेरी किताब में। तो सोशल मीडिया के रेफरेंस से बात करें, ये हम बात तो करते हैं ना कि लोगों ने अपनी आइडेंटिटीज चेंज करके अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन उन आइडेंटिटीज को या खवातीन के राइट्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि वो कैमोफ्लेज होकर अपनी वॉइसेस रेज कर रही हैं। सही। तो ये एक डेवलपमेंट है ना। और दूसरी बात यह है कि हमने कानून बना लिया, हमने तालीम दे दी, हमने हर चीज कर ली, हमने जिस पे काम नहीं किया वो है मर्द। हमने अपने मुआशरे के मर्द पे काम नहीं किया। हमने औरत को बताया कि आपको इस तरह बिहेव करना है, जो सही है, बताना चाहिए, लेकिन लड़के को भी बताना उसके साथ लड़के को भी तो बिठा के, अपने बेटे को भी तो बिठा के कहे। कोई औरत कहीं भी उस वक्त तक नहीं पहुंच सकती। हम तो ये कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, लेकिन इट्स बोथ वेज। कोई औरत भी उस वक्त तक कामयाबी की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती जब तक उसको सपोर्टिव वो मैन ना मिले। क्योंकि ये मुआशरा है ना, हमारे मुआशरे के अंदर जेंडर रेशो ये है और हर मुआशरे में यही होती है ऑलमोस्ट। तो वो बहुत जरूरी है हमें ये चीजें अंडरस्टैंड करना और इस चीज को करना। और एक और बात, हमें मजीद कवानीन की जरूरत नहीं है। वी हैव इनफ लॉज, हमारे बड़े फैंसी लॉज हैं। और मैं कहती हूँ अगर आप साउथ एशिया का मुकाबला, लॉज तो है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही ना। बिल्कुल यही बात कर रही हूँ, हमें मजीद कवानीन की जरूरत नहीं है, हमें फर्म इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली, that's what I'm saying। वो लोग कहते हैं ना कि ये कानून बना दें, वो कानून बना दें। यार कानून आप बना के कहाँ जाएंगे? उसको अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशंस में रह जाएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको डॉक्यूमेंट करें और आप खास तौर पर इसकी फर्म इम्प्लीमेंटेशन करें, और हो भी रहा है। अच्छा, ज्यादातर मीडिया को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है खवातीन के राइट्स के हिसाब से कि ये जो है ना सेंसिटिव नहीं है, ये लोगों की आइडेंटिटीज रिवील कर देते हैं और इन्होंने बात को बढ़ावा दिया हुआ है। मैं इससे डिसएग्री करती हूँ और ये मेरा चैप्टर भी इससे डिसएग्री करता है। मेरा चैप्टर ये कहता है कि मीडिया ने विमेन राइट्स की जो जद्दोजहद है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दी है, कंट्रीब्यूशन कैसे दिया है। कंट्रीब्यूशन ऐसे दिया है कि हैशटैग्स लग जाते हैं, रातों रात शेयर, कमेंट, फॉलो हो जाता है। और हम देखते हैं कि ज़ैनब मर्डर केस हो, सारा इनाम का केस हो, उनका केस हो जो पहले अभी हुआ है, नूर मुकद्दम, बिल्कुल। तो ये सारे केसेस जो हैं, तो मीडिया अगर ना पीछे बैक पे खड़ा होता तो कौन इनकी सुनता और कहां तक इंसाफ के तकाजे पूरे होते। तो एक मीडिया इज अ फोर्थ पिलर, लेट मी शो यू दिस। आप इसको माने, आप इसको ना माने, लेकिन इट्स इज मोटिवेटिंग फोर्स। तो वो फोर्थ पिलर इज प्लेइंग इट्स रोल। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है लोगों की ज़िंदगी में और उस पर आवाज़ उठाई जाती है तो लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, मी टू का सिलसिला आपने भी देखा होगा कि शुरू हुआ था, ठीक है, उसमें असली भी केसेस होंगे जो हमने देखे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए थे, सिर्फ उन्होंने शोहरत हासिल करनी थी तो वो मी टू का हिस्सा बन गए थे, उस कैंपेन का हिस्सा बन गए थे। तो इस तरह की फिर एक आप एक्सप्लॉयटेशन की तरफ भी तो हम जा रहे हैं। फिर वो जो एक विक्टिम कार्ड यहाँ पे कह सकते हैं कि वुमेन कार्ड फिर खेलना शुरू कर देते हैं इस तरह की चीज़ों के। फिर इन केसेस को किस तरह मिनिमाइज या इस तरह की सिचुएशन को किस तरह मिनिमाइज? देखिए, जब भी कोई मुआशरा चेंज की तरफ जाता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, वहाँ पर तब्दीली आ रही होती है या प्रोग्रेस हो रही होती है, ये चीजें साथ साथ होती हैं। आई डोंट थिंक सो वी शुड बी वरीड अबाउट। तो कानून का काम है ना, जो जजेस हैं, जो हमारी कोर्ट्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, अब यहाँ ये तो नहीं है कि यहाँ पर कोई कोर्ट ही नहीं है। तो कोर्ट्स का काम है ना कि वो एविडेंसेस को देख के इन चीज़ों को करे। आप 2-4 केसेस को मेरिट पे एविडेंसेस के साथ उनके फैसले करें, लोग डर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, हाँ, लोग बात नहीं करेंगे कि भाई हाँ भाई मुझे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मी टू की भी कुछ कैटेगरीज हैं। एक तो ये है ना कि किसी ने आपको देखा, आपने कहा जी ये मी टू हो गया, ये भी तो नहीं है ना। आई डोंट थिंक सो। खवातीन इतनी कोई आम चीज है, कोई टॉफी है जिनको कोई खा लेगा, या कोई ऐसी चीज है, हलवा है, वो क्या है वो? दे आर ह्यूमन बीइंग्स एज यू एवरीबडी अराउंड इज। तो आई डोंट थिंक सो वो भी एक चीज है, अनलेस इसके पीछे बहुत
आपको एविडेंस देने पड़ते हैं अगर आप ऐसी बिल्कुल ऐसे exactly, आप मिशा शाफी का केस देख लें। वही ना कि मतलब एक शोहरत हासिल करने के लिए आप इतनी दूर तक चले गए, एंड पे क्या उसका निकला, कुछ भी नहीं निकला। हाँ। उल्टा वो आपके ऊपर ही सारी चीजें अच्छा नहीं है, डिफाइन हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी किताब भी है जिसका आप हवाला भी दे रही हैं, तो उसमें हम कुछ चाहते हैं कि उसके मौज़ूआत के हवाले से आप हमें बताइए कि किन टॉपिक्स पे, और दूसरा कुछ अगर आप उसमें से हमें पढ़ के सुनाना चाहे तो। अच्छा, किताब तो चूंकि मेरी ये हाईली एकेडमिक बुक और इसमें सर्वे, क्वेश्चनर्स और वो सब कुछ शामिल है, और साथ में लीगल एक्सपर्ट्स की भी राय शामिल है, और सिविल सोसाइटी के जो हैं वो भी शामिल हैं। तो इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव काइंड ऑफ बुक। और हमारे जो एकेडमिक रीडर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर जेंडर के ऊपर और ख़वातीन के राइट्स के ऊपर कोई काम करना चाहता है, तो दैट इज़ वन थिंग। मैं इसके बारे में सिर्फ, चूँकि बहुत ज़्यादा आपके पास भी टाइम नहीं होगा, डिटेल्स नहीं बता सकूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हर वेरिएबल के ऊपर अलग-अलग चैप्टर है, जिसका मतलब ये है मीडिया के ऊपर अलग चैप्टर है, एजुकेशन के ऊपर अलग चैप्टर है, सिविल सोसाइटी के ऊपर अलग चैप्टर है, और पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि खवातीन कितना हद तक टर्न आउट हो रहा है, वोट कितना दे रही हैं, और जब ये असम्बली में चली जाती हैं फैंसी नारे जारे लगा के, तो वहां जाके खवातीन के लिए कानून साजी में क्या रोल प्ले करती हैं, तो उसका एक अलग चैप्टर है। फिर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर वाकयात हुए, अयूब खान का दौर देख लें, अफजल हक का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, ये सारे इसके अंदर जो है वो शामिल है। ये किताब खवातीन को डेडिकेटेड है। नॉर्मली आप डेडिकेशन में फैमिली मेंबर्स लिखते हैं, तो इसके अंदर दिस इज जस्ट मतलब सारी चीजें आपको, सारे एस्पेक्ट्स जो है ना वो इसमें आपको मिलेंगे, तो आप पढ़िएगा, फिर जरूर हमें भी इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। शहजादी जुमर दीवान हमारे साथ मौजूद थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और वुमेन राइट्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, और कि किस तरह उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो अभी भी हमें करने की ज़रूरत है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है सेहत और फिटनेस, और आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से। जनाब, ये तकरीबन ना हर घर का ही मसला है, और मैंने हर घर का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि तकरीबन हर घर में ही बच्चे मौजूद होते हैं, और बच्चों के खाने पीने का सबसे ज़्यादा मसला होता है, और उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सब वालिदैन को फिक्र रहती है। और अक्सर होता यूँ है कि जो चीज़ बच्चा मांग रहा होता है वो वालिदैन की नज़र में मुज़र होती है, अच्छी नहीं होती है, और जो वालिदैन खिलाना चाह रहे होते हैं बच्चे को, वो बच्चों को पसंद नहीं आती है। और फिर बच्चों के स्कूल जाने का अलग एक मसला होता है कि वो वहाँ जाकर कुछ उल्टा सीधा ना खा लें। और एक रिसर्च के मुताबिक बताया ये जाता है कि बच्चे अपनी रोज़ाना की कैलोरीज का 35 से 40% जो हिस्सा है वो स्कूल के वक्त में खाते हैं, और उस दौरान ये देखना लाजमी है कि जो कैलोरीज है वो सेहतमंद है या नहीं है। तो बच्चों की सेहत बहुत हसास होती है, हल्की सी भी आप गैर मयारी चीज़ उन्हें खिलाएंगे ना तो किसी बड़े मसले का सबब भी बन सकती है। तो इसलिए स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए लंच बॉक्स में अच्छी ग़िज़ाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बच्चे खुशी से खा भी लें और उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो भी पूरी होती रहें। तो वालिदैन को बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है उन्हें हम लंच बॉक्स में देख सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हुरिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हुरिया, बच्चों के खाने पीने के हवाले से बड़ी टेंशन रहती है, हर घर में ही रहती है। मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो वो समझ नहीं आ रहा होता सुबह उन्हें एक तो ब्रेकफास्ट में क्या दें, दूसरा उनको लंच में क्या दें। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हमें बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए? बेसिकली जो ग्रोइंग एज होती है बच्चों की वो बहुत एसेंशियल होती है, क्योंकि उसमें आपकी बोन्स, आपकी प्रॉपर बॉडी का जो फंक्शन होता है वो हो रहा होता है। अब होता ये है कि हमारे घरों में इवन सराउंडिंग में जितने भी बच्चे स्कूल गोइंग है, फॉर एग्जांपल अगर लंच बुक मतलब इस तरह की बात कर लें हम, तो स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि देखा देखी में और सराउंडिंग के जो उनके क्लास फेलोज, पीयर्स, जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, माएँ लैक ऑफ टाइम, जॉब की वजह से किसी भी कंडीशन में क्या करती हैं कि बाहर से प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जो बना हुआ फूड होता है, जिसे बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मतलब टेस्ट के लिहाज से भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मसालादार और मिक्स एंड मैच उसका होता है, तो वो बच्चों
बच्चों को वो पैक करके पैक के फॉर्म में वो दे देती हैं, लंच बॉक्स में डाल देती हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो हम कंसर्न करें ना, कंसर्न जो एक बनता है या जो जाता है, सबसे बड़ा जो लंच बॉक्स या बच्चे की जो खुराक है जो ग्रोइंग एज में होनी चाहिए, वो पेरेंट्स पे जाता है। अब पेरेंट्स का इसमें उनकी भी गलती नहीं है, लैक ऑफ टाइम की वजह से वो शॉर्टकट्स को यूज करते हैं। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम एक हेल्दी मील की तरफ लेके जा रहे हैं, लंच बॉक्स का मतलब क्या है, लाइक लंच बॉक्स यानी घर से चीज बन के जा रही है, तो मतलब उसमें भी अगर हम पैकिंग की फॉर्म में कोई पैक्ड चीज रख देंगे तो वो तो फिर डेफिनेटली लंच बॉक्स में कंसीडर नहीं होगा। फिर उससे अच्छा है कि बच्चा बाहर से ले ले या उधर से कैंटीन से स्कूल से ले ले, वो सेम चीज ही बन जाती है। अब ये मैटर चीज करती है कि आपने बच्चे को ये चीजें एंगेज कैसे करवानी है। अच्छा। जो हेल्दी फूड है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया और ये मोबाइल और ईच एंड एवरीथिंग यूज करके ना जो चीज वो देखते हैं, जैसे अब सोशल मीडिया में मार्केटिंग हो रही है, बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, टीवी पे देखें तो कुछ ना कुछ खाने पीने का वो ब्रांड चल रहा होता है, तो बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये एक बहुत अच्छी चीज है। आज छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, नूडल्स। कौन सा बच्चा है जो नहीं खाता घर में? मतलब बच्चों को बेवक्त की जब भूख लगती है, जब घर में फ्रूट्स पड़े हों, तो फ्रूट्स के बजाय वो प्रेफर करते हैं कि हम नूडल्स बना लें और खुद भी बना के खा लेते हैं। मतलब पेरेंट्स पीछे से, इवन हमारे घर में भी बच्चे हैं वो भी ऐसे करते हैं कि लाइक नूडल्स का ये है, लेकिन इसको अवेयरनेस देना, इसको बताना, ये हम सबका काम है। इवन के हमारे घर में बच्चे हैं ना, तो वो लंच में भी नूडल्स ले जाते हैं, मतलब उनको इतने पसंद है नूडल्स का एक रुझान जो एक तो कंपनीज ने और ये जो मार्केटिंग है, ये सब बहुत एक वो ट्रेंड उन्होंने बनाया हुआ है, तो बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं और पेरेंट्स भी इवन करते हैं। आजकल की जो फीमेल्स हैं, क्योंकि ये जो लंच बॉक्स और ये जो घर की बच्चों की ग्रोथ का जो एक पीरियड होता है ना, उसमें ज्यादा फीमेल्स का होता है। बिल्कुल मेल तो डेफिनेटली वो काम करते हैं बाहर और वो सारा कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि जो मदर्स हैं वो बेसिकली अपने आप को मेहनत से समझ लें या शॉर्टकट के तौर पे वो कहती हैं कि चलो टाइम नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम इसको बाहर का खाना दे देते हैं। वैसे भी इसके फ्रेंड्स भी यही खाते हैं, तो इसको ये भी शेम भी फीलिंग होगी कि मैं घर के खाना लेके जा रहा हूँ, तो वो जो है वो बाहर से लेके जा रहा है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि आजकल मैंने ये चीज़ फील की है, मेरा मतलब हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो उनको हम अगर घर से कोई बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना बना के देना, जिसे कहते हैं कि खालिस घर की बनी हुई हर चीज़ हो, हम उसको पैक करके दें, तो वो जब वापस आता है तो वो ये कहता है जी मेरे फ्रेंड्स तो आज बाहर से खाना लेके आए थे, उन्होंने नगेट्स लिए हुए थे बाहर के बने, मतलब कि लाइक इस तरह की चीज़ें। और फिर वो कहते हैं कि मुझे बहुत फील हुआ कि मैंने वो चीज़ें, अपनी चीज़ नहीं खाई, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ली और अपना लंच बॉक्स खोला भी नहीं, जस्ट बिकॉज कि मुझे फील होता है कि मैं घर का खाना लेके जा रहा हूँ और वो जो है वो बाहर से प्रोसेस्ड फूड में सैलेंटीज और ईच एंड लेज और सब कुछ, मतलब वो ये चीजें लेके आ रहे हैं, तो मैंने भी वही खानी है, मैंने ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। तो कोशिश ये करनी चाहिए, बल्कि कोशिश तो क्या बल्कि होना ही ये चाहिए पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये मैसेज है। बच्चों को तो बात की बात आती है, पहले पेरेंट्स की थोड़ी सी इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए उनको, और ये तब स्टार्ट होगा जब फीमेल्स खुद थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में, हर माँ ही होती है कंसर्न होती है, मेल जो फीमेल्स है ना एज कम्पेयर टू मेल से बहुत कॉन्शियस होती है बच्चों के लिए, लेकिन रिगार्डिंग जब खाने की बात आ जाती है तो वो प्रेफरेंस बच्चों पे छोड़ देती हैं। जी आपने क्या खाना है, आप क्या लेंगे, वो बच्चे कहते हैं जी हमने पिज्जा बर्गर और ये चीजें खानी है, तो वो कहती हैं चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो घर से नहीं भी लेके जाएंगे ना तो उनको पैसे दे देते हैं, अच्छा वहां से कैंटीन से जो भी मिला तो ले लेना। अच्छा, इसमें अब हम अगर बात करते हैं ना स्कूल गोइंग बच्चे की, तो हेल्दी मील में मैं बताती हूँ कुछ चीजें होती हैं ऐड करनी जो एसेंशियल होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा घर के खाने लाइक जैसे उसको वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, उसको कोई घर की जो आप बना के देते हैं वो मतलब सादा फॉर्म में बना के भेज देते हैं, डाल के रोटी डाल देते हैं, कुछ अंडा डाल देते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब हमारे तो यही था पराठा और ये सारी चीजें ऐड करते थे। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो बहुत मॉडिफाई है, मतलब वो बहुत ज्यादा मॉडर्न फैंसी बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये चीजें इतनी ज्यादा अट्रैक्ट भी नहीं करती और अच्छी भी नहीं लगती खाने में ना, तो उसके लिहाज से फिर बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप अगर कोई कबाब दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको मॉडिफाई करके उसके अंदर थोड़ी सी चीज डाल दें। चीज बहुत अच्छा होता है, ग्रोइंग एज में बहुत अच्छा होता है उसमें, इसके अलावा आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो ऐड कर दें। इसके अलावा अगर आप सैंडविच का करें, बच्चे सैंडविच बहुत शौक से खाते हैं, ये है कि अनटिल अनलेस के अगर आपकी प्रेफरेंस जो है बच्चे के अकॉर्डिंग मैच कर रही है, मतलब अगर आप बना रहे हैं उसमें चीजें जो डाली हुई हैं बच्चे को पसंद है तो डेफिनेटली वो खाएगा। अब हमारे जो मार्केट में प्रैक्टिसेस हो रही हैं, सैंडविचेस तो मिल रहे हैं, बच्चे खा भी रहे हैं, लेकिन वो व्हाइट ब्रेड के खा रहे हैं। अब होता ये है कि व्हाइट और ब्राउन ब्रेड जो है दोनों की कैलोरी सेम ही है, ठीक है, कैलोरी सेम है उसकी, लेकिन उसमें जो ब्राउन है हमारा ब्रेड, उसमें क्या होता है कि फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर घर से अगर आप मील प्रिपेयर करके दे रही हैं, घर का अगर टाइम लगा रही हैं ना, तो अच्छा टाइम लगाएं, यूटिलाइज करें उसको कि आपको प्रॉपर उसका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो भी मिले, बच्चा एनर्जेटिक हो, उसमें स्ट्रेंथ हो, वीकनेस या लेथार्जिक ना हो। तो इसमें ये होता है कि अगर आप ब्राउन ब्रेड उसमें सैंडविच की फॉर्म में बना के दे देती हैं तो वो बहुत अच्छा है। अब मौसम चेंज हो रहा है,
तो हम इसमें अभी बात जो कर रहे हैं हेल्दी मील की और हेल्दी लंच की बात करें, बच्चों को क्या दे सकते अच्छा, हैं। अगर सैंडविच बना के दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं? सैंडविचेस में हम बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। इट डिपेंड्स कि बच्चे की क्या प्रेफरेंस है। अब ये नहीं कि बच्चा कह रहा है तो मुझे इसमें सारी आप मायोनीज डाल दे तो मायोनीज ही हो, ये चीज़ नहीं। उसमें आप वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, उसको आप बॉइल्ड जो हमारे एग्स होते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, वो बहुत एक अच्छा और हेल्दी बनता है। लेकिन बस ये है कि उसमें अगर आप जो भी चीज़ ऐड करें, जो उसकी लेयर है वो आपकी जो ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए। ब्राउन ब्रेड प्रेफरेंस जो है ना प्रेफरेबली बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू वाइट ब्रेड, तो उसको यूज करें। और इसके अलावा जो अभी मैंने बात की कबाब की, कबाब में आपके पोटैटो के कुछ लोग बच्चे जो हैं वो इस वेजिटेबल्स कबाब को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको मीट का पोर्शन इतना अच्छा नहीं लगता, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। अदर देन दिस आप इसके अलावा जो चिकन है, मीट है, इसके कबाब को उसमें भी वेजिटेबल का पोर्शन डाल सकते हैं। ओके। इसके अलावा नट्स, अभी मौसम चेंज हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, विंटर्स का मौसम आ रहा है, तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक पोर्शन जो है ना ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी 7 से 8 बादाम, 6 से 7, ठीक है, इतने से ज़्यादा नहीं वो आप एक टाइम पे बच्चे के लंच बॉक्स में रख दें। और मेक श्योर ये करना है कि जब वो घर आए तो वो ख़त्म हुए हों और उस बच्चे ने ही किए हों, आपके बच्चे ने ख़त्म किए हों। ये ना हो कि साथ वाले जो दोस्त हैं उन्होंने सारे वो खा लिए और वो बच्चा मुंह देख के वापस आ गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको एक नट्स का इस्तेमाल करवाएं। अभी चेंज हो रहा है मौसम, तो फ़िश आ रही है, फिश में ओमेगा 3, पहले भी मैंने अपने शोज में बात की हुई, ओमेगा 3 बेसिकली फिश ऑयल कैप्सूल लाइक उस फॉर्म में मिलता है, सप्लीमेंट्स में बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के रिगार्डिंग है ना, तो बच्चों में फिश का एक जो स्लाइस होता है ना, एक छोटा सा पीस होता है फिश का, वो आप बना लें, ग्रिल फॉर्म में बना लें, उसको वैसे बना लें, बच्चे के लंच बॉक्स में लाजमी ऐड करें। ओके। अब ये नहीं है कि सारी चीजें एक साथ ही ऐड कर देनी है, एक दिन फिश दे दें कर लें। हाँ बिल्कुल, उसको डिवाइड कर लें, उसको पूरे वीक के 7 डेज 6 डेज में जितने दिन बच्चा स्कूल जाता है उसको डिवाइड करके वो पोर्शन में दें। अब इसमें सबसे एसेंशियल क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हम निगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि वो घर आके खा लेगा, या वो जब उसका दिल करेगा तब खा लेगा, कि मतलब स्कूल जाने के लिए हैवी चीज दें। लोग ज्यादा ये करते हैं, जो स्कूल के अगर डाटा एनालिसिस हमने किया था, रिसर्च की थी, उसमें पता लगा था कि बच्चे एज कम्पेयर टू घर का खाना भी अगर यूज करते हैं तो उसमें बर्गर्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, ऐसी बर्गर्स अंदर पैटीज रख के दे देती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, बन है ना, बन में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप ब्राउन ब्रेड की जैसे मैंने बात की, तो बन की फॉर्म में अगर आप किसी को बच्चे को देते हैं और उसको लॉन्ग वे में पूरा वीक वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसको वेट गेन की तरफ जाएगा, और वेट गेन फिर आगे डेफिनेटली ओबेसिटी, और ओबेसिटी से आगे वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ओके। आजकल के बच्चे आपने भी देखे होंगे, वैसे भी हाइपर हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा हाइपर है, मतलब वो ना छोटी छोटी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्टबर्न और इतनी ज्यादा जिद करते हैं, मतलब शोर शराबा इतना ज्यादा, वो जस्ट इसलिए कि उनके खाने में एक तो ये जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, फिर शुगरी आइटम्स बहुत ज्यादा इसमें आप एक तो उनको अगर घर का भी ऑर्गेनिक चीज भी दे रहे हैं तो साथ हम उनको डब्बा पैक जूस दे देते हैं, ऐसी कोई चीज साथ दे देते हैं, चाहिए भी बच्चे पी लेंगे। मैंने पहले बात की ना कि डिब्बे की फॉर्म में या पैकिंग फॉर्म में कोई भी चीज होगी तो वो लंच में कंसीडर नहीं होगी, वो तो प्रोसेस्ड फूड में हम कंसीडर करेंगे। और जितने ये मीठे जूसेस और ये पैकेट फॉर्म में जितने भी हमारे ये सलंटीज, लेस जो भी है, ये सारी चीजें जो है एज कम्पेयर टू आप ऑर्गेनिक फूड जो घर का बना हुआ खाना, चाहे आप उसमें एक रोटी डाल दें, एक अंडा डाल दें, इवन कुछ भी जो घर से आपने अपने हाथों से बना के बच्चे को एक टाइम लगा के दिया है, वो उससे कभी भी उसका नीमल बदल नहीं हो सकता जो आप बाहर से देते हैं। प्रोसेस्ड फूड और ये जो आपने भी बात की डिब्बे वाले जूसेस की, अब इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है, इसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और इसमें जो प्रिजर्वेटिव जो इसको प्रिजर्व करने के लिए चीजें डाली गई होती हैं वो कैंसर कॉजिंग होती हैं। तो ग्रोइंग एज में अगर बच्चे को आप ये चीज़ें दे रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये जो मीठा होता है ना, इसका टेस्ट अगर अडेप्ट हो जाए, इसका हो जाए कि बच्चा को बहुत पसंद आ गया है, तो वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। हम लोग खुद भी देखें, प्रैक्टिस करते हैं ना, बाहर से अगर हम कोई मीठी चीज खाते हैं, को आप पिला दें ना, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दें, तो वो कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा, उसको होगा कि ये एक अच्छी चीज है और मेरी घर वालों ने मुझे दी है, मदर ने दी है, तो मैं इसको बन जाती हैं। और इसमें कुछ फीमेल्स का ये कंसर्न है, आज मैं बल्कि बोलूंगी भी कि आप लोग अपने बच्चों को कोक बहुत शौक से देते हैं, मतलब बच्चा अगर डिमांड कर रहा है ना कि मुझे कोक पीनी है, और घर में अगर कोई गेस्ट वगैरह आए हैं, कोक वगैरह आई है, तो हम ग्लास भर के, इवन फीडर भर के देते हैं कि भाई ये लो तुम भी पियो, अपना हिस्सा पूरा तुम भी ले लो। तो वो एक बहुत गंदी, एक कह सकते हैं आप, मिथ भी है, हैबिट है, उसको कोशिश करें कि ब्रेक कर दें, वो बहुत गंदी है। अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं कि उसकी ग्रोइंग एज में अच्छी हड्डियां बने, अच्छी ग्रोथ हो, तो उसमें कभी भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करवाएं।
ये तो मैं हर एक बंदे को कहती हूँ, इवन कोई पेशेंट भी आए, कोई भी आए, मुझसे पूछे कि भाई ग्रोइंग एज में हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, तो उसमें चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन छोटे में हम ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी अभी चीजों की जो बोन्स की, उसकी बॉडी पार्ट्स की भी ग्रोथ हो रही होती है, तो उसमें जितना हम इन चीजों से प्रिवेंट करेंगे और अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, वो उतना ही मैनेजेबल स्टेज में जो है उसकी ग्रोथ होगी। अच्छा, दूसरा हुरिया, दूध के हवाले से, जैसे दूध दही बच्चे पीते भी हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं पीते, तो माओं का ये होता है कि अच्छा चलो डब्बा पैक में जो फ्लेवर्ड मिल्क मिल रहा है हम लोग वो उनको दे देते हैं, तो वो भी नहीं देना चाहिए फिर? फ्लेवर्ड मिल्क ये नहीं कहते कि हम बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको कम इस्तेमाल करें। अच्छा। और घर में दही, अगर बच्चे को ज्यादा होता है कि दूध का स्मेल की वजह से दूध नहीं इस्तेमाल करते ना, स्मेल का इशू होता है दूध में कि स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल का होता है, तो उसमें कोशिश ये करें कि अगर स्मेल का इशू है तो आप उसमें शहद का ऐड करवा दें, ठीक है, और इसके अलावा अदर देन नहीं तो फिर आप इसमें दही का इस्तेमाल करवा दें, कोई एक पोर्शन दोनों में से करवा दें, इट्स ओके, मतलब वो मैनेज हो जाती है उसकी कैलोरीज। लेकिन एक दिन में 2 से 3 ग्लास दूध के, और अगर दही खा रहे हैं तो 2 टाइम सर्विंग उसकी लाजमी होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज कर लेना, दही ले लें या फिर दूध ले लें, अगर बच्चा बहुत ज्यादा चूजी है, मतलब अगर वो मूडी है कि मैंने दोनों में से, या अगर दोनों ही नहीं खा रहे तो आप हम उन्हें स्मूदी या इस तरह मिल्क उसको शेक्स या इस तरह की चीजें उसको दे हम सकते हैं? फिर ऐड करवा सकते हैं कॉम्बिनेशन में। मिल्क शेक भी इन द सेंस अगर हम न्यूट्रिशन की टर्म बात करें ना, तो मिल्क शेक इतने ज्यादा हेल्दी कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि उसमें भी शुगर का कंटेंट होता है। जब हम फ्रूट्स डालते हैं, वेजिटेबल दूध डालते हैं, तो उसमें हम साथ चीनी लाजमी ऐड करते हैं, क्योंकि अब बहुत ये नहीं है कि हम कह के थक जाते हैं कि आप शहद डालें, हर बंदे की रेंज में नहीं होता ये, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है आपकी ओबेसिटी और ये सारे इश्यूज को लेके वो जाता है, और फिर वो बहुत बुरा एक डालता है, इम्पैक्ट जो है वो डालता है बच्चों की सेहत के ऊपर खास तौर पर। जनाब, बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उन्हें खाने पीने में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। डॉक्टर हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हुरिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वहुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता है। नाजरीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाली हूँ वो है कुदरती आफात के हवाले से, कि पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग कुदरती आफात का निशाना बनते हैं, और कई ऐसे ममालिक हैं जो किसी कुदरती आफत की जद में आते हैं और उनका नक्शा ही बदल जाता है। पाकिस्तान भी कई दफा सैलाब और जलजलों की जद में आ चुका है, और हालिया बारिशों के हवाले से आप देख लें कि सैलाबी सूरत हाल से मुल्क को एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है, जिससे पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सवात और कलाम समेत मुख्तलिफ बलाई इलाके जो हैं इसमें शामिल हैं, और वो मुतासिर हुए हैं। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से लाखों अफराद अपने घरों से महरूम हुए हैं, और मजमूई तौर पर तकरीबन 33 मिलियन अफराद की जिंदगियां इससे मुतासर हुई हैं। और अगर हलाकतों की ही बात कर ली जाए ना, तो तकरीबन 15 सितंबर तक हलाकतों की जो तादाद थी वो 1500 तक पहुंच चुकी थी। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कुदरती आफात की रोकथाम और मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे मनाया जा रहा है। तो कुदरती आफात से निमटने की तैयारी, बहाली और इमदाद के लिए पाकिस्तान में भी डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा मौजूद है। तो ये इदारा क्या क्या इकदाम उठा रहा है, कुदरती आफात और उनसे होने वाली नुकसान में कैसे कमी की जा सकती है, क्या प्रोसीजर होता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद मसूद फारूका साहब, हैं डायरेक्टर हैं PTMA के, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। खालिद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। खालिद साहब, आप ही से शुरू करना चाहूँगी। PTMA हम देखते हैं कि बहुत पुराना एक इदारा है जो इस हवाले से, कुदरती आफात के हवाले से, डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से काम कर रहा है, इकदाम भी उठा रहा है, लेकिन बर वक्त इकदाम नहीं उठाए जाते हैं। अभी अगर सैलाब की सूरत हाल आप देख लें तो बारिशों की पेशन गोई की गई थी कि बहुत ज़्यादा बारिश होंगी इस दफ़ा मानसून की, लेकिन कोई इकदाम नहीं उठाए गए, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने सैलाबी सूरत हाल है। तो मसला यहाँ पे आता है कि जब एक आफत हमारे सर पर आ पड़ती है तब हमें होश आता है, उससे पहले हम प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने हमें
इनवाइट किया इस एक बहुत इम्पोर्टेंट डे पे। मैं एक दो जुमले बोलना चाहूँगा। पहले ये इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन जो है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का जो डे मनाया क्यों जाता है और इससे फिर वो जो आपका सवाल है ना, हम उसकी तरफ आएंगे। नेचुरली एक फ्लो है। देखिए, इंसानियत जैसे जैसे ग्रो कर रही है, लर्निंग हो रही है, साइंटिफिक इजादात नई आ रही हैं, नेचर के अंदर जैसे चेंजेस आती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी समझबूझ में इंसानी लेवल पे इजाफा हो रहा है। एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है जब से माशरे बने हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे ये इदराक बढ़ा है वैसे वैसे ये एहसास भी पैदा हुआ कि इसकी अवेयरनेस जब तक कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे तो होती है कि जी मुसीबत आए तो उससे बचने की तैयारी भी रखनी चाहिए, मुसीबत आ जाए तो फिर रिस्पॉन्ड करना होता है। जी जी। लेकिन जब ये इदराक कॉन्शियस लेवल पे लाने के लिए फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसा इदारा है, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इश्यूज़ के हवाले से, ह्यूमैनिटीज़ के इशू के हवाले से ख़ास तौर पर पॉलिटिकल साइड या इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज़ को साइड पे रखें। हाँ तो इस हवाले से कम एक इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस को वो रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने फिर ये तय किया कि कम से कम एक डे इस हवाले से मखसूस कर देना चाहिए 13 अक्टूबर के इंटरनेशनल लेवल पे। इसकी अंडरस्टैंडिंग जब पूरी दुनिया में ये डे मनाया जाएगा तो इस डे के अंदर फिर लोग आपस में बात करेंगे, इदराक होगा लोगों को कि ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारी लाइफ्स का इस मॉडर्न डे में, और जहाँ तक इंसानियत एक्सपीरियंस करके लर्न कर चुकी है तो उस लर्निंग से फ़ायदा होना चाहिए। सही सही। अब उसके अंदर दो तीन बातें आ जाती हैं। एक तो ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी वो इदराक होना चाहिए। इंसानियत तो इंडिविजुअल से शुरू होती है, फिर इंडिविजुअल मुआशरा बनाते हैं, मुआशरे अपनी स्टेट्स बनाते हैं, स्टेट्स लेजिस्लेशन करती हैं, लेजिस्लेशन करके अपने सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना होता है, करना इंडिविजुअल के लिए ही होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल से लेके स्टेट तक मुश्तरका होती है। अब ये जो डे हम मना रहे हैं, आज हम ये बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अहम क्वेश्चन आपने रेज किया है कि आज ये रिसेंट जो हमारे यहाँ मॉनसून हुआ है 2022 का, इसके अंदर दो एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जो एक इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है ना, उसका बहुत पिवटल रोल है। उस रोल ने, उस इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज ने जो हमारा वेदर पैटर्न है ना, वो चेंज उसको इतना चेंज कर लिया है, और उसके अंदर हम उसको कहते हैं इरेटिक हो गया है। यानी उसकी 100% उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं की जा सकती कि जी ये तो पता चल सकता है कि आज अगले एक हफ्ता या डेढ़ में या 10 दिन बाद इधर ही होना है मौसमियाती, लेकिन किस क्वांटम में होना है वो ग्रेजुअली जाके बिल्डअप होता है तो फिर पता चलता है। अब मैं थोड़ा सा एक मिसाल दे दूं कि पिछले सालों की निस्बत अगर हम देखें तो इस साल जो मॉनसून में बारिशें हुई उनका पैटर्न कितना डिफरेंट था। जून हमारा ड्राई वेदर होता है मोस्टली, लेकिन इस दफ़ा मैक्सिमम बारिशें जो हैं वो जून में हुई हैं। फिर जून वो ऐसा मौसम है कि आप इंटरनेशनली इसकी एक दूसरी तरफ की पिक्चर देखें तो लंदन में जब जून में गर्मी इंतहा पे थी तो हमारा टेम्परेचर जून में लंदन से भी कम था। तो एक ये चेंज का फैक्टर है। ठीक है। फिर जब बारिशें हुई हैं, मैं इसको समराइज करता चलूँ तो बारिशें इस तरह हुई हैं कि पिछले जून के महीने को अगर देखें तो पिछले साल से 200% ज़्यादा बारिशें हुई। और अगर पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, अगर प्रोविंस वाइज थोड़ा थोड़ा डाटा वेरी करता है, लेकिन अगर हम 200 नीचे की तरफ आएँ पूरे अगस्त के एंड तक तो 100% ज़्यादा बारिशें हुई हैं पूरे मुल्क में ओवरऑल एक्यूमुलेटेड। ये एक पैटर्न है। अब इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की भी हैं। अब आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया है कि जब पेशन गोई भी थी, जी प्रिडिक्शन थी कि इस तरह बारिशें होनी है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आया, तो तैयारी कितनी की गई। अब तैयारी का पैटर्न अपनी अपनी जगह जब से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है उसके बाद प्रोविंशियल तैयारी पे मैं आऊंगी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी सुहेल साहब का भी स्टांस में लेना चाहूंगी। सुहेल साहब, आप भी इस हवाले से हमें वक्तन फवक्तन चीजें बताते रहते थे अपने रिपोर्ट्स में भी। मतलब इदारे सारे मौजूद हैं हमारे पास, तैयारी हमने बर वक्त नहीं की थी, उस वजह से हमें ये जो चीजें हैं ये देखने को मिली है हमें। आप भी मानते हैं? देखिए, हमें ना हर जिम्मेदारी से फरार के लिए कुशन चाहिए होता है। ऐसे अपनी जिम्मेदारी किसी पे डाल दें। अब हमने अपनी जिम्मेदारी क्लाइमेट चेंज पे डाल दी। फरूका साहब यहाँ मौजूद हैं, एक कंसर्न अदारे से इनका ताल्लुक है। ये क्लाइमेट चेंज एक दिन में हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, दहाइयाँ लगती ना। ऐसे ही है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो फिर जब ये अमल शुरू हुआ या इसके आसार दिखाई देने लगे या जब इसमें शिद्दत आ गई तो उसके बाद क्या किया गया? कुछ भी नहीं। हम यूएनओ में जाके कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं, एक तरफ हम ये कहते हैं, दूसरी तरफ हम दरियाओं के अंदर तामीरात की इजाज़त दे देते हैं।
भाई बात ये है मुनीबा साहिबा कि क्या दुनिया वाले नाबीने हैं, उनको नज़र नहीं आता। और जो फारूका साहब ने बात की बारिशों की, तो बारिशों के हवाले से तो मेट ऑफिस ने कई महीने पहले शोर मचाना शुरू कर दिया को अल्लाह दा वास्ता जो ऐत की बड़े मींह पैने, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन वही नतीजा ढाक के 3 पार। अब बारिशें हुई हैं तेज़, और बलूचिस्तान के जो वो हिली एरिया में बारिशें, उसने पूरा साउथ पंजाब डुबो दिया, आगे फिर सिंध का 1/4 हिस्सा उन्होंने डुबो दिया। तो आज के दौर में अगर कोई ये कहे कि हमें ये नहीं पता चला था जी कि इतनी ज़्यादा बारिशें होनी हैं, तो फिर उस पर हम क्या कह सकते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, अब मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, जब लास्ट दफ़ा बरतानिया में जलजिला आया था। अच्छा। यूरोप अर्थक्वेक फ्री है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे लेकिन ही वो है। तब आया, तब उन्होंने एक अथॉरिटी कायम की थी डिजास्टर की। अच्छा, और उसके बाद उनको पता था कि हमारा जो ये एरिया यूरोप है जो है, ये इसमें जलजिला नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं की। अब वो क्या करते हैं कि दुनिया में जहां पर भी कोई इस तरह की कुदरती आफत आती है, उसी 2005 के जलजिले में जितना काम उस एजेंसी ने किया था ना, किसी दूसरी एजेंसी ने, और पूरी तरह इक्विप्ड है, मतलब उनके पास लेटेस्ट आलात हैं। आपने देखा होगा शायद कोई वीडियोस, तो वो उसके ऊपर वो कोई आला सा पत्थरों के ऊपर के सांस की तपश महसूस हो। तो यार ये हमने मतलब क्या हमने अपने सोचे हुए हैं ज़हनों में कि जी वो मौसमियाती तब्दीलियां हो गई, पानी आ गया, बारिश आ गई, तो दिहाइयां लगती हैं। मतलब हम ये कहते हैं, हमारे यहाँ पे अगर इस तरह की कोई आफत आ जाती है ना सुहेल साहब, तो हमारे सामने ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की तरफ से कुदरती आफत आ गई है। लेकिन बाहर के ममालिक में अगर इस तरह की चीज आए ना, तो उसे मिसमैनेजमेंट कहा जाता है ही मिसमैनेजमेंट। तो हमारे यहाँ पे अल्लाह पे डाल दिया जाता है कि अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने कुदरती आफत भेजी है हमारे बात पास। करें हम ये बात जब करते हैं ना, तो इस पर भी बहुत सारे जो हमारे दोस्त अहबाब हैं फिर नाक मुंह चढ़ाते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं। एग्जैक्टली, देखें ना, मुझे इंसाफ नहीं मिलता, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई मैं रोजे क़यामत तुम्हारा गिरेबान पकड़ूं। हमें तो स्क्रीन पे भी बात करते हुए डर लगता है। हाँ, अगर मैं कभी किसी ताकतवर को आपने कहा है, सुना है ये कहते हुए जी कि मैं रोजे क़यामत तुम्हारा गिरेबान हो, मामा इधर आया इस पास से, ठीक है ना। तो ये गरीब मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं ना कि माड़ेदा की जोर मोहम्मद बख्शा, रोना या नस जाना, बेशक बस बेशक ये ऐसे इतनी ही है। बात। तो क्या कहेंगे खालिद साहब आप, मतलब जैसे सुहेल साहब ने भी कहा कि पहले से ही हर चीज प्रिडिक्ट कर दी जाती है, मेट ऑफिस ने पहले बता दिया था कि इतने % जो है इस दफा ज्यादा बारिशें बरसेंगी। आप लोग की तरफ से क्या क्या इकदाम किए गए थे? देखिए, मैं अब क्योंकि एक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के इदारे की तरफ से हूँ, प्राइमरीली पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन ओवरऑल पूरी स्टेट के जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो बात करनी है। देखिए, नो डाउट प्रिडिक्शन भी आई। अब प्रिडिक्शन के अंदर क्वांटम का एक फ़र्क होता है कि उसका हमें नहीं पता। मतलब पिछले 2 दिन की आप बात करें, लाहौर में एक बारिश हुई है, जी। मेट की तरफ से जो जर्नल इवेल्युएशन थी कि अगले 10 दिन कोई बारिश नहीं होनी, अच्छा, लेकिन इट हैपेंड। ठीक है, मतलब ये चीजें वेरिएशन में आती हैं, लेकिन अब इदारों की तरफ से क्या अपने तौर पर चीजें की जाती हैं, काम किए जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ जी। अब जब पंजाब के हवाले से आप देखते हैं, तो हम अपनी तैयारी से पहले अगर हम बात शुरू करें, अच्छा, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव पहले तो प्लान जो है प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक है। वो 2 अंदाज के, हमारे यहाँ पंजाब में जो रिस्क होता है डिजास्टर का, खास तौर पर मानसून के हवाले से एक ही तरह का है, वो है रिवराइन फ्लड और मानसून की वजह से जो बारिशें होनी है। ठीक है। अर्बन फ्लडिंग का मसला आता है हमें, रिवर फ्लड आता है, या फिर हिल टॉरेंट्स वाला एक इशू है जिसमें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आया है। ठीक है। तैयारी हमारी इस अंदाज से 100% थी और अभी भी है, और हम उसको रिव्यू भी करते रहते हैं कि जो रिवर साइड पे अपर साइड बारिशें होती हैं, शुमाली इलाका जात या नॉर्दर्न एरियाज़ में, उससे एक्यूमुलेटेड जो वाटर आता है सिंध में, चनाब में, जहलम में, इनके अंदर साथ साथ किस किस सिटी को कहाँ कहाँ कितने % वाटर अगर आता है तो वहाँ से इवैक्यूएशन हमने करवानी है। पूरा प्लान एग्जिस्ट करता है जिसको हमने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से तैयार किया हुआ है। ओके। उसके अंदर यहाँ तक कैलकुलेशन है कि अगर इतना पानी इस जगह पे आएगा इस दरिया में, और यहाँ तक आते आते इतना रह जाएगा, तो इसके नतीजे में इस जगह पे इतना हमें इवैक्यूएशन करानी पड़ेगी, ये अफेक्टेड पॉपुलेशन होगी। और उस जगह के प्लान में ये चीज़ भी शामिल होती है कि हम तय करके रखते हैं कि अगर इस जगह हमें इवैक्यूएशन करानी पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट लोगों की होती है, तो हमने किस किस जगह पे कैंपिंग करनी है, रिलीफ कैंप कौन कौन से होने हैं, कितने कितने डॉक्टर्स होंगे, कैसे कैसे मशीनरी इक्विपमेंट, दैट वाज रेडी। अब आप इंटरेस्टिंगली देखें कि पंजाब में कम अज़ कम रिवराइन फ्लड जहाँ जहाँ भी आया है वो विद इन लिमिट भी रहा है, और हमने वहाँ इवैक्यूएशन अर्ली कर ली, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द प्लान। ये जो हिल टॉरेंट है सर, अगर मैं कंप्लीट कर लूँ, जो फिर हिल टॉरेंट की तरफ बात आते हैं, मियाँ वाली में हिल टॉरेंट ईसा खेल में अटैक हुआ है, उसकी क्वांटम थोड़ा था,
राजनपुर और डीजी खान के डिस्ट्रिक्ट में जब हिल टॉरेंट्स आए हैं, उसका प्राइमरीली रीज़न फिर वही है, जब पानी बहुत ज़्यादा बारिशें ऊपर आई हैं कोहे सलेमान में, पानी का क्वांटम थोड़ा सा बलोचिस्तान की तरफ गया है, उन हिल टॉरेंट्स का मैक्सिमम आता है इधर डीजी खान और राजनपुर। वहाँ पे जो फिर डेविस्टेशन हुई है, यहाँ पे वो बात आती है जो मैंने पहले एक बात की है, तो हमारा ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्राम इंडिविजुअल टू स्टेट है, जिसमें लेजिस्लेशन एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व्ड। जो उन हिल टॉरेंट्स के वाटर कैरिंग चैनल हैं ना, उनके अंदर जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट वो मसाइल थे, उसकी वजह से ये डिजास्टर जो है ना उसका क्वांटम पंजाब में बड़ा है। लेकिन तैयारी आप थी। फारूक साहब आप ये देखें ना, 2010 में जो सैलाब आया था उससे ज्यादा ये इस दफा तबाहकारियां हुई हैं। पूरा मुल्क जो है 1/3% जो हिस्सा है मुल्क का वो मुतासर हो चुका है, लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हम लोगों ने इन 12 सालों में कुछ सीखा उस वाले सैलाब से कि हम उससे कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, हमें कुछ नजर नहीं आया। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, जब आप फ्लड रिवराइन फ्लड की बात करते हैं तो वो दैट वाज वेल मैनेज्ड, पहली बात। अच्छा, जब मॉनसून की बारिशों की बात करते हैं, मैनेज होता हुआ नजर आता ना, तो इस दफा फिर ये इतनी दरिया ज्यादा तो तबाहकारियां नहीं होती। फारूका साहब दरिया तो इस मरतबा रहे ही विदिन लिमिट हाँ जी, है। exactly। मतलब वो दरिया स्वात में थोड़ा सा आया और कुछ 7 लाख क्यूसेक जो एंड पे दरिया सिंध से रेला गुजरा है। ये तो हमारी खुशकिस्मती रही कि दरिया इस मरतबा जो दरियाओं के कैचमेंट एरिया वहाँ इतनी बारिश नहीं है, और दरिया जो है दरियाओं में तो सैलाब आया ही नहीं है। एग्जैक्टली। और जो स्वात वगैरह में तबाही हुई वो उसमें भी हम अपने कसूर हैं। देखें, जब अभी मानसून शुरू होने में तकरीबन 1.5-2 महीने पहले थे, मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें उन्होंने बताया था मेट ऑफिस ने जी कि 30 से 33-34% ज्यादा बारिशें होंगी पूरे मुल्क में, यानी 2-2.5 महीने पहले बताना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर इतना बड़ा चलें, एरिया को डूबने से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन वहाँ पे लोगों की इवैक्यूएशन या दूसरे जो मामलात हैं वो तो देख सकते हैं। लोगों की जिंदगियाँ तब्दील होगी। अच्छा, चलो इसको हम एक तरफ रखते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया है कि इतना ज्यादा पानी क्यों आया। उसमें 10 पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि अगर ये 10 पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर हम छोटे डैम नुमा स्टोरेज बना दें पानी के, तो आइंदा ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ, खुदा न खास्ता, मतलब अल्लाह करे ये झूठ हो, नेक्स्ट सीजन में अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, हमें भी तंदुरुस्ती बख्शे, जब हम बात कर रहे होंगे ना तो वो 10 पॉइंट्स वैसे के वैसे ही पड़े होंगे और ये सूरत हाल फिर दिखाई देगी। सुहेल साहब, पिछले 12 सालों में कुछ नहीं हो सका, मतलब 2010 के सैलाब से हमने कुछ नहीं देखा। ये इनके मैं अच्छा एक बात मैं तस्लीम करता हूँ, PDMAs जो हैं उनके पास इतने मसाइल नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन NDMA जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, वो बहुत ज्यादा कारकुन रखने वाला, बहुत उसके पास बहुत वसाइल उसके पास, लेकिन बावजूद आप उस पर भी बात कुछ भी नहीं है, उस पर भी वो भी कोई नहीं हमें समझ आ रही। मतलब इतनी यहाँ बैठ के मेरा आपका इनका बात करना बड़ा कितना अच्छा कूल माहौल है, हम आपस में बात कर रहे हैं, चाय भी पी है हम। लेकिन आप जरा अंदाजा करें कि जिन्होंने तिनका जोड़ के अपने घर बनाए और दाल रोटी के साथ वो अपनी जिस्म, उनका हम ये कह दें कि यहाँ तो देखें एक मैन होल बंद हो जाए ना तो वहाँ लोगों की जिंदगी जीर्ण हो जाती है, टेंशन पड़ जाती है, पूरा मोहल्ला बदबू से भर जाता है। तो यहाँ तो इतना वसी एरिया, और हम ये कह रहे हैं जी कि हमने ये सारा कुछ किया था। डिजास्टर का ये बस इस पर जो है ना, अल्लाह, हम वही बात आपकी कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, और जो मसाइल में घिरे हुए हैं ना उनको, मतलब वहाँ पे आपने भी इतनी दिल दहला देने वाली वीडियोस भी देखी होंगी जब सैलाब मैंने खुद विजिट किया है, ये भी गए हैं, आप लोगों ने भी, मतलब हम लोग जो घर पे बैठे अपनी छत के नीचे बैठे हैं, वो लोग जिन्होंने अपने मवेशी, अपने घर, उनको नहीं छोड़ा, और फिर वो एंड पे आके सैलाब के साथ खुद भी वहां से चले गए, तबाह हो गए। तो हम कैसे किसी, मतलब हम नहीं उनका मदावा कर सकते इस चीज के बारे में। अब एंड पे क्या कमेंट करेंगे खालिद साहब? एंड पे कमेंट्स हैं या दरमियान में कमेंट्स है, कमेंट्स वहीं से शुरू होंगे जहाँ से बात मैंने खत्म की थी। सुहेल साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे प्लानिंग के बाद उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन और उसका फुकदान है, इसमें कोई शक नहीं है। हम क्योंकि जिन इदारों में बैठे हैं और जिन इदारों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, मैं इसमें बिलीव करता हूं कि जिस सिचुएशन में जहां आप मौजूद हैं आपने उसके मुताबिक अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल ठीक है हाँ जी, ठीक। अब उसको तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, अगर इस वक्त की अगर आप स्टडी ओवर ऑफ भी दुनिया में देख लेना, इन्हीं मॉनसून में या क्लाइमेट चेंज की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ में कहाँ फ्लड का डिज़ास्टर आया है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। उसकी रीज़न वही है कि हमारी लेजिस्लेशन होने के बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है।
प्राइमरीली हमारे यहाँ जो एक एक्सेप्शंस हैं ना सर्टन एरियाज के, ये ला चलो इतना लूप होल्स हैं ना, उनको फुलफिल करने की लेकिन अभी ये भी नहीं कहा जा जरूरत सकता है। कि रिस्पांस था भी नहीं, ये प्रिपेयर्डनेस थी भी। नहीं, हम मानते हैं, ये आपने अपने वसाइल में बहुत अच्छा काम आपके किया, वसाइल तो उनमें रह के आपने किया है, लेकिन वो उतने नहीं थे या बर वक्त नहीं कर पाए हैं हम लोग, या उनके रिजल्ट्स हाँ अच्छे जी, नहीं। अच्छे वो नहीं। नहीं है। खालिद मसूद फारूका साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और सुहेल कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं एक कैलीग्राफर हैं और आर्टिस्ट हैं जो दो कुरानी नुस्खे अपने हाथ से लिखने का एजाज़ अपने पास रखती है, और उनके हाथों से लिखे कुरान पाक का कुछ हिस्सा मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गार हिरा, जबल रहमत, ओहद पहाड़, ताइफ, अरफात, मुज़दलिफ़ा, सफ़ा, मरवा पर शामिल है। और उन्हें सिर्फ एक साल में 50 से ज़ायद कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और मेडल से भी नवाजा गया है। और बतौर आर्ट एम्बेसडर पाकिस्तान, अमेरिका, मलेशिया, हिंदुस्तान, इराक, ईरान, मिस्र और इस तरह के बेशतर कई ममालिक हैं जिनकी ख़ातीन को वो ख़त्ताती जनाब वो सिखा चुकी हैं, और उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है। तो ये ना सिर्फ उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, बल्कि हमारे लिए भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि जब मुल्क में इस तरह के शानदार लोग हों जो सरहद पार मुल्क का नाम रोशन करें, तो हमें भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। तो मज़ीद ताख़ीर किए बगैर जनाब उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं कि वो कितनी अभी तक पेंटिंग्स बना चुकी हैं, उनके जो तैयार करदा फ़न पारे हैं वो इस वक्त कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और इसके अलावा उनकी कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हमारा आफरीन मौजूद है। हमारा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमारा सबसे पहले तो बताइए, बहुत बड़ा एजाज़ है, आप इतने मुल्कों की ख़ातीन को ख़त्ताती सिखा चुकी हैं, और 2 कुरानी नुस्खे हैं जो अपने हाथों से आप मुकम्मल कर चुकी हैं। बहुत बड़ा एजाज़ है। किस तरह आप इस जर्नी को देखती हैं, और किस तरह आपकी जर्नी शुरू हुई थी, वो बताइए हमें। एक्चुअली मैंने MSc इकोनॉमिक्स करने के बाद जो है बस ये सोचा कि मुझे कुरान पाक लिखना है, तो मैंने वहाँ से आगाज़ किया। पहला कुरान पाक मैंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अरसे में। जब लिख रही थी उस वक्त तो मालूम नहीं था, लेकिन जब लिखा तो बाद में मालूम हुआ कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी फ़ीमेल नहीं है जिन्होंने इतने कम अरसे में जो है वो कुरान पाक लिखा। तो वो एक पाकिस्तान में एजाज़ भी बन गया, और निजी चैनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से फिर अवार्ड्स भी दिए गए इस हवाले से। फिर इरादा यही किया था कि इस काम को आगे लेकर चलना है, तो अल्लाह ताला ने ऐसी तौफीक अता फरमाई कि फिर दूसरा कुरान पाक लिखने का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैं उम्रा करने गई तो मैंने वहाँ पर जो है अपना दूसरा कुरान पाक लिखने का आगाज़ किया। वहाँ पर बैठ के जितनी भी मकामात ज़ियारत थी, हतीम हो गई, मस्जिद हरम में जितने भी मकामात थे, सफ़ा, मरवा, मुज़दलिफ़ा, और गार हिरा में बैठकर जबल रहमत, जितनी जगह भी थी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बैठ कर भी मैंने दूसरा कुरान पाक आबे ज़मज़म के साथ लिखती थी मैं बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और उस वक्त का समा, उस वक्त का मंजर जो है वो तो मैं तो कहती हूँ कि वो अल्फाज में भी बयान नहीं किया जा सकता होगा। बिल्कुल, ये मैं समझती हूँ कि मेरे लिए इतनी खुशकिस्मती, मैं अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सादत से नवाजा कि पहला कुरान पाक लिखा तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा कुरान पाक लिखने के लिए अल्लाह पाक ने फिर जो है वो अपने घर में बुलाने का इंतज़ाम फरमाया, और वहाँ पर बैठकर मैंने अपना दूसरा कुरान पाक जो है वो लिखा, और 7 माह के अरसे में मैंने इसको जो है दूसरे कुरान पाक को मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरा कुरान पाक भी जो है वो लिख रही हूँ, और वो भी मैं जनवरी में उम्रा करने गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहीं पर बैठकर मैंने तीसरे कुरान पाक का जो है वो आगाज़ किया। और ये कुछ बड़े साइज़ का है ये कुरान पाक, जिसमें टर्किश आर्ट भी जो है उसके साथ डिज़ाइनिंग की गई है, तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये भी उसी तरह मैंने हर मकामात ज़ियारत पर जाकर जो है वो लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हमारा ये जो जैसे आपने कहा कि तीसरे कुरान पाक में कुछ टर्किश आर्ट भी आप इंक्लूड कर रही हैं, तो ये सारा कुछ आप अपने तहत ही कर रही हैं सब कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्लाह की तौफीक से जितनी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो उसको फिर वो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए फिर अल्लाह से मदद मांगती हूँ कि या अल्लाह ताला इस काम को करने में मेरी मदद फरमा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस काम में मदद भी फरमाते हैं। अच्छा, हमारे देखने वालों को बताइए, उनकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करें कि आप अभी तक कितने मुल्कों की जो ख़ातीन हैं उनको ख़त्ताती सिखा चुकी हैं और मज़ीद क्या इरादा रखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को सिर्फ अपनी ज़ात तक अल्लाह ने महदूद नहीं रहने दिया, मेरी ज़ात तक। मैंने यही इस बहुत इल्म को अच्छी जो बात है। जी, तो इस इल्म को अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी करती थी कि या अल्लाह इस काम को जो है वो पूरी दुनिया में फैला। तो कुरान की ख़ता तो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, तो तकरीबन 1 साल के अरसे में 3000 ख़वातीन को जो है मैं ख़ताती सिखा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो ख़वातीन सीखती हैं, और कई ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने हाथ से कुरान पाक लिखना भी शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और कई ऐसी हैं जो इस इल्म को सीख कर वो अपना अर्न भी कर रही हैं। तो खुशी होती है कि किसी ना किसी तरह उनका जो है वो अर्निंग का जरिया भी ये आर्ट जो है वो उनका बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही एजाज़ की बात है। तो आगे क्या इरादा रखती हैं हमारा आप? बस मेरा तो यही ज़िंदगी का मकसद है कि अल्लाह ताला इस काम को जो है वो मेरी ज़िंदगी तक जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है, तो मैं इस काम को पूरी दुनिया तक फैलाऊं, और मेरे मुल्क का नाम इस हवाले से जो है वो रोशन हो कि इस मुल्क की जो बेटी है वो एक ऐसा काम कर रही है जो अल्लाह ताला इसको आने वाली नस्लों तक भी जो पहुंचाने का ज़रिया बनाए, और हमारे मुल्क का जो इस हवाले से नाम हो। अच्छा, हमारा ये जो ख़ातीन आपसे सीखती हैं, ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है? जी सब ऑनलाइन मैं सिखाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट कोर्सेज होते हैं कैलीग्राफी के, जो मैं उनको सिखाती हूँ। मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाती हूँ हर कोर्स का, तो उसमें जो है वो सारी ख़वातीन जो है उनसे सीखती हैं फिर। ओके, ठीक है। और पाकिस्तान में भी आप इस हवाले से क्लासेस देती हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन है, तो सारी जितनी भी ख़वातीन हैं वो पाकिस्तान में भी मुझसे जो है वो सीखती हैं। ठीक है, और ऑनलाइन नहीं होता है, या फिजिकल क्लासेस भी आप देती हैं? फिजिकल लेने का इरादा किया था, लेकिन चूंकि मेरी मसरूफियत ऐसी है कि अपना कुरान पाक भी लिखना होता है, तो फिर ये होता है कि मैं ऑनलाइन ही सारा सिखा देती हूँ, ताकि फिर वो बजाय इनका कि ज़्यादा वक्त जो उसमें लगे, तो वो कम वक्त में मैं उनको अच्छा सिखा सकूँ। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने हमारा बताया कि तीसरा कुरान पाक भी आप मुकम्मल करने वाली हैं, तो किस मरहले पे पहुंच रहा है, कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा इसको? अभी इसको कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि एक तो अब मसरूफियत भी कुछ ज़्यादा हो गई है। सिखाती हूँ साथ साथ, और अपना पढ़ भी रही हूँ, हिफ्स भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो और इसके अलावा फिर दीगर दूसरी मसरूफियात भी होती हैं, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा बेताब होंगे, और कि तीसरा जो इनका खूबसूरत सा कुरान पाक होगा, उसका नुस्खा जो है वो नुस्खा जो वो सामने आए, क्योंकि उसमें आपने टर्किश आर्ट को भी इंक्लूड किया है, तो लोग बड़े एक्साइटेड होंगे उसको देखने के लिए। बस दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हिम्मत दे कि इसको भी जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल कर सकूँ। तकरीबन इसको 1 साल तो और लग जाएगा। दुआ तो यही करती हूँ कि इस आने वाले रमज़ान से पहले जो है ये मुकम्मल हो जाए। बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाले हर काम को। अच्छा, तो हमारा इसके अलावा मुझे बताइए, स्टडीज़ क्या की हैं आपने, कहाँ से पढ़ी हैं? बेसिकली मेरा तलक जो है वो फैसलाबाद से है। सारी स्टडीज़ मैंने वहीं से ही हासिल की है। तो हम लोग यहाँ पर फिर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर आके फिर मैंने कुरान पाक लिखने का आगाज़ किया था MSc इकोनॉमिक्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि एक दिन में कितना आप ये ख़ताती या कुरान पाक लिख लेती हैं, कितने घंटे इसको देती हैं आप? जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं अपने पहले कुरान पाक की ही बात बता देती हूँ। तो मैं पहले कुरान पाक में जब मैंने पहला पारा लिखा था, वो तकरीबन मुझे 1 माह भी लग गया था उसको मुकम्मल करने में। अच्छा। और जब लास्ट डेज आए तो मैंने 2-2 दिन में भी 1 पारा मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना फिर वो फ़र्क आता जाता है। एक तो आपकी स्पीड हो जाती है, फिर ये कि साथ साथ मैं ये समझती हूँ अल्लाह की रहमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और शामिल हो जाती है इस काम को फिर मुकम्मल करवाने में अल्हम्दुलिल्लाह।
बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा जो आपके फन पारे हैं, जो आपका आर्ट है, वो हम दिखा भी रहे अपनी स्क्रीन पर, और हमने भी देखे थे। बड़ा मुश्किल काम लगता है और ऊपर से बड़ा वक्त भी इसके लिए चाहिए होता है आपको। और ऊपर से जब आप कुरान पाक लिख रहे हैं, उसमें आपने हर आयत और उसको बड़े ध्यान से गौर फिक्र के साथ ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल रखना है, सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बड़ा इंडल्ज होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। बिल्कुल टाइम टेकिंग है, लेकिन मेरा इस बात पे ईमान है कि जो बंदा कुरान पाक के साथ जुड़ जाता है तो अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकत भी अता क्या फरमा बात, देते क्या हैं। बात। तो ये इंसान कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अगर अपनी ज़ात को देखूं कि अल्लाह की अगर तौफीक शामिल ना हो तो मैं अपने हाथ से कलम भी ना चला सकूं। तो ये सब अल्लाह की तौफीक से होता है, अल्लाह की रहमत से होता है कि वो आपके लिए वक्त जो है, वो जो 1 घंटे का वक्त है उसको इतनी बरकत डाल देते हैं कि वो सारे काम उस पर मुकम्मल हो जाते हैं। ये अल्लाह की रहमत है। तो हमारा इसके अलावा भी आप और फन पारे बनाती हैं और कुछ करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मेरी सोलो एग्जीबिशंस भी हुई हैं, ग्रुप एग्जीबिशंस भी हुई हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला मरी में जो है वो एक और सोलो एग्जीबिशन हो रही है, तो उसके लिए फिर मैं तैयारी कर रही हूँ, अपने फन पारे बना रही हूँ मज़ीद साथ साथ। और चूँकि वर्चुअली कोरोना के बाद चूँकि सारा सिस्टम जो है वो वर्चुअली हो गया, तो लोग घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते थे, तो मैंने अपना काम भी जो है वो वर्चुअली जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्प्ले करना शुरू किया। तो इसी वजह से जो है वो तकरीबन 50 के करीब मुझे जो है वो मेरे काम के हवाले से सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स और जो है वो मेडल्स दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसके बाद जब ये 50 से ज़्यादा ममालिक से आपको सर्टिफिकेट मिले हैं, तारीफ़ी असनाद आपको मिली हैं, तो मुझे बताइए कि वालिदैन का क्या रिस्पांस था, उनका कैसा फीडबैक मिला? दोस्त, अहबाब, बहन भाई, उन्होंने कैसा आपको मतलब किया, खुशी का इजहार किस तरह किया? बिल्कुल औलाद मतलब मेरी अपनी कामयाबी से खुशी से ज़्यादा ना मेरे माँ बाप को खुशी होती है कि उनकी औलाद जो है वो इस लेवल तक जो है वो पहुंचती है कि उनके काम को सराहते हैं। असल में कामयाबी औलाद की नहीं, माँ बाप की होती है मेरे नज़दीक। कि जब उनके बच्चों को कोई चीज़ मिलती है, ये उनकी मेहनत का, उनकी उस परवरिश का नतीजा होता है, जो उनकी औलाद को जो है वो आगे इस काम को जो है वो पजीराई मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मेम्बर्स जो हैं जितने भी, वो सारे खुश होते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली जितने भी, वो सारे उनको वो आके बताते हैं कि हमें हमारे ये फैमिली के लिए फ़ख्र का बायस है कि हमारी बच्ची जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस तरह से काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक, और बड़ी एक प्राउड मूवमेंट होता है, प्राउड आपके ऊपर हमें भी है। अच्छा, दूसरा हमारा मुझे बताइए कि अगर जो बच्चियां या बच्चे आपको देख रहे हैं वो इसमें आना चाहते हैं, ख़त्ताती करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि किस तरह की क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उन्हें करने की ज़रूरत है? मैं उनको अपनी एक्सपीरियंस से ही गाइड करना चाहूँगी कि जब मैंने वैसे तो मैं बचपन से ही मुख्तलिफ अल्लाह ताला के नाम जो मुख्तलिफ अंदाज से लिखती थी, लेकिन कभी इसको मैंने सीरियसली नहीं लिया था, स्टडीज़ पर ही ज़्यादा फोकस था। अच्छा। तो जब मैंने अब स्टडी से फारिग हुई तो मुझे इवन कि आप अगर ये समझे कि ये भी नहीं मालूम था कि ख़ताती कहते किसे हैं। आप ये इमेजिन कीजिए। तो बस ये है कि जब अल्लाह ताला ने आपसे कोई काम लेना होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते भी बनाते जाते हैं। तो मैं उन सबको यही कहूँगी कि अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है ख़ताती का, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब से मुख्तलिफ असातिज़ा किराम के जो हैं वो ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए। मुख्तलिफ असातिज़ा किराम को ज्वाइन कीजिए, उनसे सीखिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी मेरी तरह जो है अपने मुल्क का नाम रोशन करने का इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका भी इंशाअल्लाह। हमारा अफशीन हमारे साथ मौजूद है, हमारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये भी एक पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान का टैलेंट है, जो पाकिस्तान में तो अपना नाम रोशन कर रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, बल्कि ग्लोबली भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। थैंक यू सो मच, हमारा आपने टाइम दिया। मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आज जनाब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से खूबसूरत सी जो गज़ल है वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।